हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी बिपिन चंद्रा की बुक से और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक से। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। चौथा प्रैक्टिस सेट आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। ठीक है, और 5वें प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे 1857 की क्रांति को एकदम डिटेल में। ठीक है, आपने ये बहुत पढ़ी होगी किताबों में भी 1857 की क्रांति, कई यूट्यूब चैनलों से भी पढ़ी होगी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाऊँगा तो वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा और आप भूल नहीं सकते यहाँ से क्वेश्चन। डिपेंड्स, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, इससे पहले अगर वो 4 पार्ट किसी ने ना देखे हों तो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। डिपेंड्स, तो 1857 की क्रांति ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक पूरा और पूरे लगभग इसमें 117 क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति पर जाने से पहले इसके ऊपर एक कहानी है, वो कहानी सुन लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से। ठीक है, सबसे पहला वगैरह मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और स्टार्ट वगैरह किसने की थी, तो ये मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मंगल पांडे कौन सी बटालियन में थे या फिर कहाँ पर थे, तो ये थे बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर 34वीं बटालियन थी। ठीक है, उसमें ये थे बैरकपुर में। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ से। ठीक है, और इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेज हमारे देश में, जैसे मैंने शुरू से ही बताया कि हमारे देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे। ठीक है, लोगों का खून चूस रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने ठीक है हमारे भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए या उनका जोश को तोड़ने के लिए, ठीक है, तो हमारे धर्म, ठीक है, हमारे धर्म के ऊपर आ गए। ठीक है, धर्म की मतलब बेइज्जती करने लगे या इंसल्ट करने लगे, मतलब हमारे धर्म में हस्तक्षेप या फिर इंटरफेयर करने लगे थे। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय जो धर्म था उसको मतलब घृणा की दृष्टि से देखा, उसको भारतीय धर्म को नीच बताया गया। ठीक है, और उसके ऊपर कई टिप्पणियाँ की गई। तो सबसे मेन तात्कालिक कारण था ये कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे। और क्यों, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसमें कारण ये था कि जो गाय के, ठीक है, गाय के और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का यूज हो रहा था, जो एनफील्ड राइफल थी उनमें। ठीक है, गाय की और सूअर की चर्बी से मिलाकर वो कारतूस बनाए गए थे और उनको बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था उसके खोल को। ठीक है, इतना याद रखना। और आगे बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 1857 की क्रांति, ठीक है, एक सेकंड, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो ये चर्बी वाले कारतूस थे वो बन कहाँ रहे थे, तो वो बन रहे थे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में चर्बी वाले कारतूस बनाए जा रहे थे। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये बनाया कि जो चर्बी वाले कारतूस जो वेस्ट बंगाल में बन रहे थे, तो उनको मतलब शामिल कब किया गया था, मिलिट्री सेना के यूज के लिए कब शामिल किया गया था, तो 1856। ठीक है, 1856 दिसंबर 1856 में ये चर्बी वाले कारतूस सेना को यूज करने के लिए दिए गए थे। ठीक है, यानी कि बटालियन में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो जैसे ही पता लगता है कि भाई ये हमारी धार्मिक नीति, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, छीनना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो तुरंत बैरकपुर में विद्रोह हो जाता है और मंगल पांडे विद्रोह कर देता है। ठीक है, और ये विद्रोह की आग धीरे धीरे भड़क कर पहुँच जाती है मेरठ। ठीक है, तो मेरठ में सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर कहाँ पहुँचते हैं, सेंटर में आता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, और दिल्ली में बैठा होता है एक बूढ़ा सा 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये एक 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, और ये सारे इकट्ठे होकर दिल्ली में पहुंच जाते हैं और इसको मतलब ये जो अंतिम मुगल बादशाह था इसको अपना मतलब सरगना कह लो या फिर अपना कैप्टन कह लो या फिर अपना नेता कह लो, इसको घोषित कर देते हैं। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक है, तो 1882 साल का ये बूढ़ा व्यक्ति इसको ये अपना नेता घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये उधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था या फिर इनकी जो मानसिक कंसंट्रेशन थी वो पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, ये मतलब इनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, मतलब राजनीतिक एकता वगैरह नहीं थी उस टाइम। ठीक है, कुछ जब जो साहूकार लोग वगैरह थे वो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, और जो शिक्षित वर्ग था उस टाइम तो वो भी अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा था। ठीक है, तो मतलब इनमें धार्मिक एकता वगैरह नहीं थी। ठीक है, और ये राजनीतिक एकता के कारण, ठीक है, तो ये आते हैं दिल्ली में और दिल्ली में 1882 साल के बूढ़ा व्यक्ति को यानी कि बहादुर शाह जफ़र को ये अपना राजा घोषित कर देते कि अब तुम ही हमारे कर्ता धर्ता हो, तुम ही जो इंस्ट्रक्शन दोगे वही हम करेंगे। ठीक है, फ्रेंड जो मैं बोल के बता रहा हूँ ना, ये यूपी पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते रहिए, फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे।
तो ये मतलब इसको अपना राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है। तो अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली से। ठीक है। और अंग्रेज़ बड़े चालाक होते हैं। ठीक है। जब ये विद्रोह पूरी तरह भड़कने लगा, मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह में, बिहार वगैरह में, असम वगैरह में, ठीक है, तो सेंटर में थे दिल्ली में ये राजा, और इसको 82 साल के बूढ़े व्यक्ति को इसने राजा घोषित कर रखा था। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम, जो इनका राजा है दिल्ली में बैठा है, इसी पर मतलब इसको ही अपने अंडर कर लें, या इसके ऊपर कब्जा कर लें, या इसको ही डरा धमका कर अपने अंडर मिला लें। ठीक है। इसको ही हरा दें तो पूरे दिल्ली पर कब्जा हो जाएगा। और वही उन्होंने किया, जो सेंटर था उस पर कब्जा कर लिया दिल्ली पे। ठीक है। अब वही बात है, जो तुम्हारा राजा ही पकड़ा गया तो सेना कहाँ तक लड़ेगी। ठीक है। जब राजा ने हथियार डाल दिए तो सेनापति और फिर सेना कहाँ तक लड़ेगी। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर लाल किले में कैद कर दिया जाता है। ठीक है। इसके 2 लड़के होते हैं, उनको भी कैद कर दिया जाता है। और बहादुर शाह जफ़र की वाइफ का नाम होता है जीनत महल। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली से विद्रोह किन अंग्रेजी सिपाहियों ने दिवाया था। तो एक था निकलसन। ठीक है। और एक था हडसन। ठीक है। हडसन और निकलसन का याद रखना नाम। ठीक है। दिल्ली से विद्रोह दबाने में ये 2 कैप्टन थे अंग्रेजी सेना के, एक था निकलसन और दूसरा था हडसन। ठीक है। और ये हडसन था ना, तो इसके साथ एक दिक्कत थी, ये टूटी फूटी उर्दू बोलता था। ठीक है। टूटी फूटी उर्दू बोलता था। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा जहाँ जहाँ ये विद्रोह फैला था। कई बार क्वेश्चन ये बना है कि इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लियाकत अली। ठीक है। लियाकत अली ने करा था। और फैजाबाद से करा था, ठीक है, मौलवी मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने इसका फैजाबाद से नेतृत्व किया था। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। और झांसी से किया था झांसी बाई रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है। वो कहते हैं ना, याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी। ठीक है। तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ा था। तो कैप्टन ह्यू रोज। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि रानी ने, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध किसके साथ हुआ था और लड़ते हुए मारी गई थी। तो कैप्टन ह्यू रोज के साथ। ठीक है, याद रखना। और क्या कहते हैं, कानपुर। ठीक है। कानपुर से किया था नाना साहब ने। ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपे ने। ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि अंग्रेज़ों ने किसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था पकड़ने के लिए। तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। इसको अंग्रेज़ पकड़ नहीं पाए थे और ये अंग्रेज़ों के कट्टर शत्रु थे, तो इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ठीक है। आगे देखिए। ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार से किसने किया था नेतृत्व। तो ये थे कुंवर सिंह। ठीक है। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, ये हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे, बट आप, ठीक है, सुनते रहिए और देखते रहिए। ठीक है। ये तो बात होगी जहाँ जहाँ से किन्होंने नेतृत्व वगैरह किया था। ठीक है। अब चलते हैं वापस दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में लाल किला में ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति यानी कि बहादुर शाह जफ़र बंद है। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जो इसके 2 लड़के थे ना, तो उन सबको बंद कर दिया था लाल किले में। और जो ये निकलसन और हडसन थे ना, तो ये आते हैं लाल किले के अंदर, और ये 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पर कैद है। और इसके जो दोनों बेटे होते हैं, इनकी काट लेते हैं ये गर्दन। ठीक है। मतलब इनकी गर्दन काट के और इस बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो इसकी वाइफ थी जीनत महल, ठीक है, तो वो नहीं चाहती थी कि ये बहादुर शाह जफ़र यानी कि मेरे हस्बैंड 82 साल के तो बूढ़े व्यक्ति हैं, और क्या ये लड़ाई करेंगे, क्या युद्ध करेंगे। ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा हथियार शुरू में ही डाल देता है। ठीक है। तो इसके दोनों लड़कों के सर काट के बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश किया जाता है। और जो ये निकलसन आता है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये, ठीक है, जो ये हडसन होता है, तो इसके साथ एक दिक्कत होती है, ये टूटी फूटी उर्दू बोलता है। ठीक है। तो टूटी फूटी उर्दू बोलता है। तो ये बहादुर शाह जफ़र के सामने इसके दोनों बेटों का सर कटा हुआ लेके जाता है, पेश करता है थाली में रख के, और एक शेर बोलता है उर्दू में। ठीक है। क्योंकि ये टूटी फूटी उर्दू सीख रहा होता है उस टाइम। ठीक है। तो ये टूटी फूटी उर्दू में एक शेर बोलता है बहादुर शाह जफ़र को कि दम दमे में दम नहीं। ठीक है। ध्यान से सुनना कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ठीक है। कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की है जफ़र, अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक है। तो बहादुर शाह जफ़र नाराज़ हो जाते हैं और फिर इनको रिप्लाई करते हैं हडसन को। तो बहादुर शाह जफ़र कहते हैं कि बागियों में बू रहेगी जब तक इमाम की, कि बागियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है। तेग माने होता है तलवार। तो उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की आज़ादी की तलवार लंदन तक चलेगी। और वो लंदन में जाके कब चली थी, तो 1940 में, जब उधम सिंह ने जाके किसको मारा था, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के किंग्सले हॉल पैलेस में किसको जाके मारा था, जनरल डायर को, 1940 में। ठीक है। तो 1857 की क्रांति की कही हुई बात, भारत माता का एक वीर सिपाही पंजाब में जन्मा उधम सिंह, वो जाके 1940 में वो बात पूरी करता है, कहाँ पर, इंग्लैंड में जाके, लंदन में। ठीक है। इस उधम सिंह के ऊपर भी एक कहानी है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो हडसन ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, कि है जफ़र, अब ठंडी पड़ गई है शमशीर हिंदुस्तान की।
तो बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि बागियों में वो रहेगी जब तक इमाम की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है, तो तेग माने होता है तलवार। तो वो तलवार 1940 में जाके कहाँ चली, इंग्लैंड के किंग्सले पैलेस में, जब उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट पे। ठीक है, तो अंग्रेज इसके दोनों बेटों को मार देते हैं। वो क्या कहते हैं, हडसन और निकलसन, इसके सर काट लेते हैं दोनों बेटों का, और इसको जो बहादुर शाह जफर होता है तो इसको भेज देते हैं रंगून। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मुगल बादशाह को रंगून भेज दिया गया था, तो वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। ठीक है, तो जो इनको रंगून भेज दिया जाता है तो इनकी वाइफ जो जिनेत महल होती हैं तो इनके लिए एक शायर लिखती हैं। ठीक है, एक चिट्ठी लिखती है, उसमें शायर लिखती हैं। तो शायर ये होता है, ठीक है, कि नए कपड़े पहन कर आऊँ जहाँ, ठीक है, नए कपड़े पहन कर आऊँ जाऊँ कहाँ, और बाल सजाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ कर ही चला गया, अब मैं आऊँ जाऊँ किसके लिए। ठीक है, तो ये अपने हस्बैंड के लिए शायरी लिखती हैं। और फिर 1800 क्या बोलते हैं, रंगून में जाके इनके कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि किसको रंगून भेज दिया था अंग्रेज़ों ने, तो बहादुर शाह जफर को। और कई बार ये क्वेश्चन बना कि कौन से मुगल बादशाह की, औरंगजेब क्या कहते हैं, कौन से मुगल बादशाह की मृत्यु और रंगून में हुई थी। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की, और ये अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, इतना याद रखना, मेरे मुंह से तो औरंगजेब ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी। अब आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चाहो जो भी मैंने बताया है, या उधम सिंह वाली कहानी भी अभी सुना दूँ। ठीक है, तो सुन लेते हैं। ठीक है, अभी सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उधम सिंह का कनेक्शन होता है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी गिरफ्तारी में विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला, पंजाब में पड़ता है ये जलियांवाला बाग, तो वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ जाके आज आप आज भी जाके देखोगे ना, तो पंजाब में जो ये जलियांवाला बाग है तो उसमें आज भी एक ही गेट है। ठीक है, और उस गेट में भी जनरल डायर ने ताला लगवा दिया था और अंधाधुंध गोलियाँ चलवा दी थी। हज़ारों लोग मारे गए थे, और उसी हज़ारों लोगों में एक था उधम सिंह का बाप। ठीक है, तो उधम सिंह उस टाइम बहुत छोटा होता है, लगभग 13-14 साल का। तो ये काफ़ी लंबा इंतजार करते हैं, मतलब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसका बदला लेते हैं जाके 1940 में। ठीक है, ये इंडिया से चले जाते हैं कहाँ पर, लंदन में। ठीक है, इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड में जाके ये पार्क के बाहर, एक पार्क के बाहर लेटे रहते हैं, और उस पार्क के साइड में होता है तालाब। ठीक है, एक तालाब के बाहर, और मतलब पार्क के बाहर और तालाब के किनारे ये लेटे रहते हैं। और उस तालाब में एक लड़की नहा रही होती है, मतलब 12-13 साल की एक लड़की होती है, स्कूल गर्ल। ठीक है, आई थिंक उसका नाम डायना था। ठीक है, डायना नहीं, हेलेना। ठीक है, उसका नाम हेलेना था आई थिंक। ठीक है, तो वो लड़की डूब रही होती है उस तालाब में। तो ये उधम सिंह देखते हैं कि भाई बच्ची डूब रही है, तो ये उसे बचा लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जान बचा लेते हैं। और फिर उसके पेरेंट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कहते हैं, उधम सिंह का थैंक यू, धन्यवाद जो भी करते हैं। ठीक है, तो इनका थैंक यू वगैरह जो भी करते हैं। तो ये उस टाइम उदास होते हैं। ठीक है, तो ये जो लड़की का फादर होता है, तो ये एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, तो वो कहता है आप बहुत उदास लग रहे हो, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, आप चलो हमारे घर रह लो। ठीक है, आप बहुत उदास लग रहे हो, क्यों दुखी हो, तो आप हमारे घर रह सकते हो। ठीक है, तो ये रहने लग जाता है जाके उस प्रिंसिपल के घर, यानी कि उस लड़की के घर जिसकी इसने जान बचाई थी, हेलेना की। ठीक है, तो हेलेना मतलब 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ती है। तो वो जब ये उधम सिंह उसके घर में रहने लग जाते हैं तो हेलेना को धीरे धीरे ये हिंदी सिखाने लगते हैं। ठीक है, अपनी हिंदी भाषा उस अंग्रेजन या अंग्रेज लड़की को सिखाने लगते हैं। तो हेलेना भी काफ़ी इंटरेस्टेड से सीखने लगती है। ठीक है, तो हेलेना नई नई लैंग्वेज यानी कि हिंदी सीख रही होती है। अब वही बात है कि जब हम अपन लोग कुछ नई चीज़ लाते हैं तो थोड़ा शोबाजी तो करते ही हैं। ठीक है, खासकर पड़ोसी वगैरह को तो दिखाना ही है, जलाना है। ठीक है, मान लो आप ओडी या डस्टर वगैरह लाए तो दिखाना तो है ही। ठीक है, या फॉर्चूनर लाए, तो लड़की भी वहाँ जाके थोड़ी शोबाजी कर देती है क्लास में, और वो क्लास में ये बोल देती है कि इंडिया से कोई बंदा आया और वो मुझे हिंदी सिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहती है इंडिया से कोई बंदा आया और वो मुझे हिंदी सिखा रहा है, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं हिंदी सीख रही हूँ। तो इसी की क्लास में लड़की पढ़ती है, जनरल डायर की लड़की। ठीक है, और वो इसकी होती है फ्रेंड, हेलेना की फ्रेंड होती है। तो वो जनरल डायर की लड़की आगे कहती है कि क्या तुम मुझे उस आदमी से मिलवा सकती हो कि जो तुम्हें हिंदी सिखा रहा है, मुझे भी हिंदी सीखनी है। तो वो लड़की इसकी फ्रेंड होती है, तो ये ले जाती है उसको घर, और घर पे ला के मिलवाती है उधम सिंह से। ठीक है, तो उधम सिंह, वो हेलेना कहती है आप मेरी ये फ्रेंड है, आप इसको भी हिंदी सिखाओ। ठीक है, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो आप इसको भी हिंदी सिखाने का काम करें। तो उधम सिंह कहते हैं मैं किसी अरे गहरे को हिंदी नहीं सिखाता, मैं सिर्फ तुम्हें हिंदी सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो हेलेना होती है कहती ये कोई ऐरी गहरी नहीं है। ठीक है, तो हेलेना कहती है ये कोई ऐरी गहरी नहीं है, ये बहुत ही रॉयल फैमिली के है, मतलब शाही ख़ानदान से है। तो उधम सिंह कहते हैं ज़रा एक बार बताओ तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो हेलेना कहती है
इसके फादर का, ठीक है ना, ये उसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसने, ठीक है ना, जिसने तुम्हारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, मतलब ये उसी की लड़की है जनरल डायर की, जिसने तुम्हारे पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसके बाप का हाथ था, ठीक है ना। तो ये कहती है ये जनरल डायर की लड़की है। तो उधर उधम सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इन्हें हिंदी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वो हिंदी सिखाने लगते हैं और इधर से जनरल डायर को बुला लिया जाता है कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है ना। इंग्लैंड में वो कांड करके, मतलब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करके इंग्लैंड वापस जाता है और यहाँ, ठीक है ना, इतना बड़ा मतलब यहाँ पर मतलब कत्लेआम करके इंग्लैंड में जाता है। तो इंग्लैंड के किंग्सले पैलेस में इसको सम्मानित करने के लिए एक समारोह लगाया जाता है। तो वो जो हेलेना की फ्रेंड होती है, तो हेलेना को इनवाइट करती है कि आप भी आना, मेरे डैड को मतलब मेडल वगैरह मिलेगा, सम्मानित होंगे मेरे डैड, ठीक है ना। तो वो ये कहती है हेलेना से कि आप इनको भी ले आना, उधम सिंह को, ठीक है ना। तो उधम सिंह भी जाने के लिए वहाँ तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि पता लग गया था कि ये उसी जनरल डायल की बेटी है, ठीक है ना, जिसने पंजाब में मेरे बाप को मारा था। तो वो रात भर जागते हैं और एक किताब खरीद के लाते हैं पूरी मोटी, और उस किताब को ऐसे मतलब काटते हैं, मतलब बंदूक की शेप में ऐसे काट के, उन पेजों को कैंची से काट के, चाकू से काट काट के बंदूक की शेप बना लेते हैं और वो बंदूक उसी किताब में फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं किंग्सले पैलेस की तरफ, ठीक है। तो किंग्सले पैलेस में जाते हैं हेलेना और जनरल डायर की लड़की और ये उधम सिंह। तो ये उधम सिंह जैसे ही एंट्री करते हैं तो वहाँ का जो गार्ड वगैरह होता है दरमियान वगैरह, तो उधम सिंह को रोकता है। तो ये हेलेना होती है ना, हेलेना की फ्रेंड जो होती है, मतलब जनरल डायर की लड़की, तो वो मतलब जो वहाँ गार्ड वगैरह होता है तो उसके एक खींच के, मतलब पूरा जोर के राफ्ता मारती है कि ये मेरे फ्रेंड हैं, इंडिया से आए हैं और इनको चेक करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, फ्रेंड। तो एंट्री हो जाती है किंग्सले हॉल में जनरल उधम सिंह की, ठीक है। तो जैसे ही जनरल डायर को स्टेज पे बुलाया जाता है, माइक पे बुलाया जाता है कि कुछ आओ बोलो, तो वो जाते ही इंडिया वालों की मतलब बुराई करने लगता है कि इंडिया में अब नरसंहार करके आया हूँ, अब इंडिया में थोड़े बहुत लोग बचे हैं, ठीक है, 5-7 ही मतलब वीर योद्धा से बचे हैं और मैं यहाँ से जाने के बाद उनको भी निपटा दूंगा, ठीक है। तो ये जैसे ये बात सुनते हैं तो ये किताब में से निकालते हैं बंदूक और अपने इंडिया की छाप लगा देते हैं उसकी छाती में 4 गोली मार के, ठीक है। तो इस तरह जनरल डायर 1940 में मर जाता है, ठीक है। तो इंडिया की मोहर लगा दी थी इनकी छाती पर 4 गोली मार के। कई बार क्वेश्चन बना कि जनरल डायर कब मरा था, तो 1940 में, और कई बार पूछ लेता किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारा था और उधम सिंह को वहीं फिर फांसी दे दी जाती है, ठीक है। ये बहुत लंबी कहानी है बट यहीं तक रखिए जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कहानी समाप्त हुई। तो अब चलते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन का डिफरेंस समझिए। यहाँ पूछा 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, भारत का लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और आगे देखिए, एक सेकंड, भारतीय, ठीक है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड कैनिंग का आंसर है, घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर यूपीपीएससी में कई बार पूछा है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो क्वेश्चन यही है, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया था, तो इलाहाबाद, ठीक है। इसका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और कई बार ये पूछ लेता कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कब पढ़कर सुनाया था, तो 1858 में, ठीक है, याद रखना, और इलाहाबाद में। आगे देखिए, 1858 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था पामरूटन, ठीक है। आगे देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल कैनिंग था, ऐसे भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। आगे देखिए, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी वाले कारतूसों का निर्माण होता था, ठीक है। तो देख लीजिए, ये मैंने बता दिया, ये होता था कि इनमें से किसी नहीं, WD, ठीक है, वेस्ट बंगाल में होता था, याद रखना, ठीक है। ये देखिए, चर्बी वाले कारतूसों को कब भारत में प्रभावित किया गया था, और 1856 में शामिल किया गया था, ये बता दिया मैंने, ठीक है। आगे देखिए, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले चर्बी कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी मिली है, तो ये बैरकपुर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। बैरकपुर में पता लगा था, मतलब एक बंदे ने बताया था इनको कि ये जो कारतूस वगैरह हैं तो इनमें सूअर और गाय के मांस की चर्बी वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो बैरकपुर में पता लगा था। आगे देखिए, मंगल पांडे कौन था, तो ये देखिए, तो देखिए मंगल पांडे कौन था, तो ये एक ब्राह्मण सिपाही था, ठीक है,
दमदम में पदस्थापित कंपनी का एक ब्राह्मण सिपाही था। ठीक है, खास कर ये याद रखना मंगल पांडे कौन था, तो ये बैरकपुर का एक सिपाही था। ठीक है, आगे देखिए मंगल पांडे कहाँ विलुप्त से जुड़े हुए थे, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे, ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मंगल पांडे की घटना तो बैरकपुर में घटित हुई थी। आगे देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल, तो ये 1856 में शामिल की गई थी, मैंने बता दिया। ठीक है, कहानी के माध्यम से। आगे देखिए 1857 में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली घटना, तो ये बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, तो इन्होंने अपने कैप्टन को निपटा दिया था और उनका नाम था यरसे। ठीक है, आगे देखिए 1857 के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग अफसर थे, तो ये हेरसे थे, इन्हीं को मंगल पांडे ने निपटा दिया था। आगे देखिए बैरकपुर के विद्रोह में कौन कौन से देशभक्त प्रसिद्ध हैं, तो ये मंगल पांडे प्रसिद्ध थे और इन्होंने भी सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नाना साहब। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो ये तात्या टोपे थे। ठीक है, और इनको फांसी दे दी गई थी। और कई बार ये पूछ लेता हाजी मुल्ला। ठीक है, हाजी मुल्ला कहाँ चले गए थे, तो ये नेपाल भाग गए थे। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दे दिया तथा अंग्रेजों द्वारा उसे बंदी बना लिया गया था, तो ये तात्या टोपा का मित्र था जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था। तो ये जब ये सो रहे थे तात्या टोपे, तो इन्होंने ही इसके दोस्त ने धोखे से इसको पकड़वा दिया था। आगे देखिए 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तो ये था तात्या टोपे का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अजीमुल्ला के सलाहकार कौन थे, तो ये नाना साहब थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से इनको कालक्रम में लगाना है, तो देखिए एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि जो इलाहाबाद में ये क्रांतिकारी, ठीक है, इलाहाबाद में जो ये क्रांति की आग है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में पहुंची थी, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनको सही क्रम में लगाना। तो देखिए पहले मेरठ में हत्याकांड हुआ था यानी कि 1, फिर मेरठ पर अधिकार किया गया था 4, फिर दिल्ली घोषणा हुई थी, ठीक है, यानी कि 2, और फिर कानपुर पर अधिकार किया था यानी कि 14-23। ठीक है, 14-23 ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए। ठीक है, आगे चलिए निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह का आरंभ सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो सही क्रम चलिए लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इलाहाबाद में सबसे लास्ट में विद्रोह पहुंचा था, यानी कि 3 सबसे लास्ट में आएगा, 3 यहाँ पर लास्ट में है। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए देखते हैं। पहले पहुंचा था लखनऊ में 2, फिर कानपुर 1 और फिर 3, यानी कि 213 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और इनको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया इलाहाबाद में सबसे लास्ट में विद्रोह पहुंचा था, यानी कि चौथा सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इलाहाबाद के बाद पहुंचा था कहाँ, इलाहाबाद में सबसे लास्ट यानी कि चौथा सबसे लास्ट में। पहले मेरठ 1, ठीक है, उसके बाद लखनऊ 2, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए। निम्नलिखित 1857 के क्रांति का विद्रोह को आरंभ, ठीक है, यहाँ भी कालाक्रम में सजाना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही क्रम में लगाना है। तो मैंने बताया ना इलाहाबाद तो सबसे लास्ट में आएगा यानी कि 3, और उसके बाद देखिए। ठीक है, शुरू से देखते हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इतना याद रखना कि इलाहाबाद में जो इस विद्रोह की आग थी वो सबसे लास्ट में भड़की थी। ठीक है, पहला देखिए, पहला पहुँचा था लखनऊ यानी कि 4, फिर आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे पहले भड़का था विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, जो कहानी के माध्यम से बता दिया। ठीक है, मेरठ, फिर उसके बाद लखनऊ, और फिर कानपुर 1, और फिर तीसरा लास्ट में, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए। अब चलते हैं बिहार। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार से। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। आगे देखिए कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का किस प्रांत से किया था, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना, तो बिहार से किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये कुंवर सिंह थे, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, आगे देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई से 1557, ठीक है, 1857 से 20 जनवरी तक केंद्र कौन था, तो ये जगदीशपुर। ठीक है, यानी कि जो बिहार में विद्रोह का केंद्र था ये जगदीशपुर था। ठीक है, याद रखना 1857 की क्रांति में बिहार में जगदीशपुर इस क्रांति का केंद्र था। ठीक है, ऐसे याद रखना सिंपल वे में। आगे देखिए 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जिस तरीके से भी क्वेश्चन बना मैं उसी तरीके से सब तरीके से क्वेश्चन
टाइप करके लेके आया हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से आप उलझो मत। ठीक है ना, अब चलते हैं फैजाबाद की तरफ। 1857 में बरेली, ठीक है, बरेली के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, आगे देखिए 50,000 का इनाम तो ये फैजाबाद के मौलवी पर रखा था, ये बता दिया मैंने कहानी के माध्यम से। आगे देखिए अहमद, ठीक है, अहमदुल्ला फैजाबाद 1857 के विद्रोह के समय किस किस स्थान से समानांतर सरकार स्थापित की थी? तो फैजाबाद। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता फैजाबाद से किसने विद्रोह किया था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यही थे। इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार तो यही चला रहे थे, इसीलिए अंग्रेज और भड़क रहे थे। ठीक है, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, ये सही नहीं है। ठीक है, फांसी पर किसको चढ़ाया गया था अभी आगे बताते हैं। ठीक है, कानपुर से सेना का नेतृत्व ये नाना साहब कर रहे थे। यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये कुंवर सिंह बिहार से थे, ना कि उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऊपर बता दिया है। आगे देखिए 1857 के, ठीक है, आगे देखिए 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसको महक परी की पदवी दी गई थी? महक परी की उपाधि दी गई थी हजरत महल को, और ये इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। ठीक है, याद रखना एल फॉर लखनऊ। ये देखिए लखनऊ से हजरत महल ने किया था, या फिर कई जगह ये बेगम हजरत महल भी लिखा मिलेगा आपको। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में विद्रोह की स्थिति को शुरू हुआ था, तो ये 4 जून 1857 को, ठीक है, 4 जून 1857 की जो लखनऊ से शुरू हो गया था ये विद्रोह। ठीक है, याद रखना। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ हो सकती है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किन, फ्रेंड्स आगे देखिए निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि लखनऊ में ये शहीद हो गए थे। तो ये निकलसन तो मैंने बताया ना दिल्ली में था। ठीक है, बहादुर शाह जफर की खाट खड़ी कर रहा था ये, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पहला है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ नहीं है पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, निकलसन ये बता दिया दिल्ली में था। ठीक है, तो जनरल नील, हेलबॉक और लॉरेंस ये थे लखनऊ में, इन्होंने अपना बलिदान दिया था लखनऊ में। ठीक है, आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है, यहाँ मैच करना है, तो चलिए देखते हैं। झांसी, तो झांसी से बता दिया रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, कानपुर से किसने किया था? बताइए बताइए। कानपुर से किया था अजीमुल्ला खान ने। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह ने। ठीक है, तो मिला दिया। ठीक है, आंसर देख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, यानी कि चौथे पे रानी लक्ष्मीबाई यानी कि 4 से, यानी कि 4 से मिलेंगे, हजरत महल 3 से, कानपुर से अजीमुल्ला खान है। ठीक है, और फैजाबाद में कई बार बता दिया अहमद शाह ने। ठीक है, और कोई अब ये मत कहना कि अभी तो आप कानपुर से बता रहे थे, नाना साहब कर रहे थे, तो नाना साहब के अलावा भी बहुत सारे आदमी थे। ठीक है, अगर इनकी जगह यहाँ नाना साहब लिखा होता तो नाना साहब करेक्ट होता। ठीक है, बट हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आगे देखिए, तो चलिए रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में लड़ती हुई मारी गई थी, यानी कि पहले का चौथा तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे मैंने बताया नेपाल चले गए थे। नाना साहब, ठीक है, नाना साहब इनको फांसी दे दी गई थी, ये बता दिया। ठीक है, तीसरे का तीसरा, एक सेकंड क्या मैच कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, यानी कि चौथा, और ये तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे नेपाल चले गए थे, यानी कि दूसरा। नाना साहब को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, यानी कि तीसरा। और ये बहादुर साहब को शुरू में बता दिया, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर इनकी वाइफ ने एक इनके लिए शायरी लिखी थी। ठीक है, वो सब हम कहानी के माध्यम से देख चुके हैं, यानी कि 42 31। ठीक है, 43 21 कैसे आ रहा है भाई, एक सेकंड। ठीक है, दोबारा देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो ये 4, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी लगा दी गई थी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तात्या टोपे को दी गई थी फांसी, और ये नाना साहब पहुंच गए थे कहाँ? नेपाल। ठीक है, तो वहाँ जहाँ मैंने बताया ना, मैंने शायद तात्या टोपे को नेपाल भेज दिया था। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, नाना साहब को दी गई थी क्या? नाना साहब नेपाल गए थे, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी क्योंकि इनके दोस्त ने इनको सोते हुए पकड़वा दिया था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी, बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। ठीक है, आंसर देख लिया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये नाना साहब कानपुर में थे। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार आरा में। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला खां। ठीक है, और ये बख्त खां। ठीक है, बख्त खां था
दिल्ली में फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं ये वक्त कहाँ थे दिल्ली में। 4 मौलवी अहमदुल्ला फ्रेंड्स। तो बताइए ये कहाँ थे, तो ये अवध में थे। और कुमार सिंह बिहार आरा में, नाना साहब कानपुर फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। बैकग्राउंड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये आज मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ। आगे देखिए नाना साहब फ्रेंड। नाना साहब कहाँ थे, तो ये कानपुर में थे। आगे देखिए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इसे, ये कई बार पूछ लेता है। असम से फ्रेंड। असम से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो ये कहता मनीराम दीवान ने फ्रेंड्स। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब देखिए नाना साहब कानपुर फ्रेंड 2, वाजिद फ्रेंड नवाब हमीद अली खां फ्रेंड, तो ये दिल्ली में थे। 1 मौलवी अहमद उल्ला फ्रेंड। मौलवी अहमद उल्ला, तो ये लखनऊ में थे। 3 और ये मनीराम दीवान बिहार में, यानी कि 4 21 34 फ्रेंड्स। और कभी अभी अब ये मत बोलना कि अभी आप बता रहे थे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो भाई वो भी थी और उनके अलावा भी और बंदे थे फ्रेंड, तो समझ लेना। ये देखिए फ्रेंड। और ये यूपीपीसीएस के फालतू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह, तो ये फैजाबाद में थे। बेगम जीनत महल फ्रेंड, तो ये जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, तो ये दिल्ली में थी। लाल किले में कैद कर दिया था इनको भी कुंवर सिंह आरा फ्रेंड्स। आगे देखिए 1857 में बरेली, तो ये खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान है, तो ये बरेली से किया था। ऐसे भी क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स। आगे देखिए स्वतंत्रता फ्रेंड। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, जो मेरठ से हुई थी। बता दिया शुरू में फ्रेंड, कहानी के माध्यम से हमने बहुत कुछ क्लियर किया है। तो आंदोलन शुरू हुआ था मेरठ से फ्रेंड। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में बता दिया था लियाकत अली ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। रानी लक्ष्मीबाई, तो ये यूरोज के अगेंस्ट लड़ी थी फ्रेंड्स, और इन्होंने नेतृत्व किया था किसके, झांसी से फ्रेंड्स। और यूरोज के साथ ऐसे लड़ी थी, तो इसके मरने के बाद यूरोज ने ये 2 लाइनें बोली थी इसके बारे में कि 1857 की क्रांति में ये अकेली मर्द थी फ्रेंड्स, जो यहाँ पर सो रही है फ्रेंड्स। ये मर्दों की तरह लड़ी थी, इसीलिए कहते हैं याद करो कुर्बानी झांसी वाली रानी फ्रेंड्स। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति की जो वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका जन्म स्थली वाराणसी फ्रेंड्स। 1857 फ्रेंड्स। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा क्षेत्र मतलब भाग नहीं लिया था, तो बिहार में फ्रेंड्स मुंगेर जिला इससे दूर ही रहा था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 5 मुंगेर से इसका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 की विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, तो आगरा फ्रेंड्स। आगरा कोई केंद्र नहीं था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को एक स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर फ्रेंड, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, बीडी सावरकर ने फ्रेंड। आगे देखिए आधुनिक इतिहासकार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर ने। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा है। आगे देखिए इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, तो इसके लेखक थे बीडी सावरकर। ये इनकी प्रसिद्ध किताब है जो कई बार पूछ लेता है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश शोषण कर रहे थे, ब्रिटिश शासकों का असंतोष और धार्मिक कारण फ्रेंड, तो ये उपरोक्त सभी है जो कि शुरू में ही बता दिया था। 1857 के विद्रोह के किस कारण असफल रहा था फ्रेंड, जो हमारा 1857 का विद्रोह था तो वो किस कारण असफल रहा था, तो बता दिया हिंदू मुस्लिम एकता में कमी थी फ्रेंड, उनके पास कोई केंद्रीय संगठन की कमी थी फ्रेंड। ये उधर उधर भटक रहे थे, आखिरकार दिल्ली पहुंच गया। 82 साल के बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने अपना राजा बना दिया फ्रेंड। अगर मेरे से कोई पूछ ले फ्रेंड, अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछ ले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये तात्या टोपे थे ना, अगर ये उस टाइम इस क्रांति का नेतृत्व करते तो अंग्रेजों की खाट उसी टाइम खड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। तात्या टोपे अगर मेरे अकॉर्डिंग इस क्रांति का नेतृत्व करते तो बात कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता उस टाइम फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, 1857 की विद्रोह का असफल क्यों हो गया था, बेकिसी योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी फ्रेंड। उनके पास कोई प्लान नहीं था और वो केंद्रीय संगठन यानी कि कोई उनको संगठित करने वाला मतलब इंडिकेट करने वाला या फिर मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। आगे देखिए भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तात्कालिक कारण था, तो ये बता दिया वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे। आगे देखिए डलहौजी फ्रेंड्स, जब मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना 1856 में इन्होंने डलहौजी ने हड़प लिया था किसको, अवध को फ्रेंड्स। और जैसे ही इन्हें अवध को हड़पा तो इसकी यहाँ से उल्टे दिन शुरू हो गए थे। आगे देखिए डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुई फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सही नहीं है, तो अनेक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए अनेक शासकों की उपाधि तथा पेंशन की समाप्ति फ्रेंड्स।
तो डलहौजी के काल में ये नहीं हुआ था। अनेक शासकों की उपाधि समाप्त करें और पेंशन की समाप्ति। ठीक है, ये 1857 की कोई उत्तरदायी कारण नहीं था। ठीक है, शासकों की पेंसिल वगैरह समाप्त तो की थी इसने डलहौजी ने। ठीक है, बट उपाधियों का अंत वगैरह और पेंसिल की समाप्ति 1857 की क्रांति से इसका कोई लेना देना नहीं था। आगे देखिए, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये चर्बी से बने कारतूस। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में पूर्व सिपाहियों के असंतोष कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो ये देखिए, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान भेजा जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब जो हमारे भारतीय सिपाही थे अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे तो उनको दूर दूर ड्यूटी पर लगा दिया जाता था। मान लो कोई एमपी से मध्य प्रदेश से सिपाही भर्ती हुआ अंग्रेजों की सेना में और उसको लगा दिया यहाँ अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इस वजह से भी काफ़ी ये नाराज़ थे। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई ना तो अंग्रेजों की फ़ौज कितनी थी? 3,11,400 सैनिक थे लगभग टोटल। 3,11,400 सैनिक थे और जिसमें भारतीय सैनिक पता कितने थे? 2,65,900 सैनिक थे। वो अपने इंडिया गई थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इंडिया में इतना इन्होंने शोषण कर दिया था, इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी थी, तो इनको थोड़े वेतन में भी जो भी इनको थोड़ा वेतन वगैरह पैसे देता था तो ये उसी की सेवा पानी में लग जाते थे, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं नमक हलाली। ठीक है, और उस टाइम इनका वेतन वगैरह था जो सूबेदार का वेतन था तो 300 रुपये पर मंथ था आर्मी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में इनको अभियान पर भेजा जाने लगा, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी दूर दूर इलाकों में। ठीक है, ताकि ये दूर ही रहें। ठीक है ना, क्योंकि अगर इंडिया वाले इंडिया से मिलेंगे, ठीक है ना, इंडिया के लोगों से मिलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गुफ्तगू होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को भर्ती। ठीक है, यानी कि जिन सैनिकों ने मतलब 1857 की क्रांति में मतलब भारतीय सैनिक थे तो उन्होंने भारतीयों का साथ दिया था, उनको अंग्रेज़ों ने निकाल दिया था। और फिर आर्मी वालों फौजियों को या फिर सैनिकों को भर्ती कहाँ से किया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखा, सिख और पंजाबी। ठीक है, सिख और पंजाबी क्षेत्रों से भर्ती की जाने लगी थी। ठीक है, आगे देखिए, 1857 के क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। ठीक है, इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं था? तो ये देखिए, ठीक है, भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये सीमा विस्तार की नीति त्याग देते तो ये राजपाट कैसे चला पाते? ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, सम्राज्ञी यानी कि रानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय मूलों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। ठीक है, जो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था, बट उनको उनमें से सिर्फ एक ही आश्वासन पूरा हुआ था, मतलब एक ही इसने अपना प्रोमिस पूरा किया था जो 1848 में आया था। कौन? ये डलहौजी आया था, तो वो राज्य हड़प की नीति लेकर आया था। तो महारानी विक्टोरिया ने बहुत कुछ कहा था कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, बट उन्होंने सिर्फ यही किया कि जो राज्य हड़प नीति थी ये समाप्त कर दी थी। ठीक है, और वो भी थोड़े समय के लिए। थोड़े दिन बाद इसके दिमाग में फिर वही कीड़ा काटने लग गया, तो थोड़े दिन बाद ये नीति फिर से लागू कर दी थी। आगे देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे पुत्र को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो ये 1857 की घोषणा की थी महारानी ने। आजकल एक मैसेज बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो रानी विक्टोरिया मरी है ना अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो आजकल ट्रेंडिंग में मैसेज ये चल रहा है कि रानी ठीक है विक्टोरिया ने क्या क्या देखा? उसने क्या कहते हैं हिटलर को देखा। ठीक है, हिटलर को देखा, जापान पर न्यूक्लियर हमला देखा, चाइना का बायो वेपन देखा यानी कि कोरोना देखा। अब वो नहीं देख सकी तो क्या नहीं देख सकी? वो नहीं देख सकी तो सिर्फ एक चीज़ नहीं देखी, वो भी क्या नहीं देखा? तो उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो सीईटी का फॉर्म होता है ना वो बेचारी नहीं देख पाई। ठीक है, जैसे यूपी में पीईटी लागू हुआ है। ठीक है, प्रीमियर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा ही हरियाणा में सीईटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, देख लो हरियाणा में ये फार्म आया था 2020 का है ये सीईटी। ठीक है, सीईटी का 2020 में फार्म आया था। अभी 2020 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, 2020 पूरा निकाल दिया, 21 निकाल दिया, 22 में भी खींचतान के नवंबर में ले आए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देश की राजनीति बहुत गंदी है। ठीक है, क्योंकि अब हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं तो इसी वजह से पहले इलेक्शन होंगे, पेपर बाद में होगा। बच्चों का भविष्य चाहे बाढ़ में, पहले नेता बनेंगे, सरपंच बनेंगे, एमएलए बनेंगे और उनकी शपथ दिलाएंगे, उनकी 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख सैलरी चालू हो जाएगी। बट बच्चों का पेपर इलेक्शन के बाद देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, देख लो ये 2020 पता नहीं 21 का फॉर्म था जो अभी तक इसका पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में मैसेज चल रहा है कि विक्टोरिया रानी ने क्या क्या देखा? हिटलर को देखा, जापान पर न्यूक्लियर अटैक देखा,
चाइना वालों को बायो वेपन देखा, नहीं देख सकी तो कौन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का CET का पेपर जो कि 2021 का फॉर्म भरा हुआ है और अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ है फ्रेंड्स। पता नहीं 2022 का कब होगा। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा फ़नी वे में ले गया था आपको, तो ये हो गया ना। आगे देखते हैं। इससे बढ़िया तो यूपी वाले हैं। जो योगी है वो तो काफ़ी फॉरवर्ड है यार। उसने 2021 का फॉर्म निकाला था और 24 अक्टूबर को शायद 24 अगस्त को पेपर भी ले लिया था फ्रेंड, और 8,000 वैकेंसियाँ भी निकाल दी। हाँ वो एक अलग बात है, वो लीक वगैरह हो गया है किसका, लेखपाल का फ्रेंड्स। यूपी वालों को, यूपी SSS को तो भारत रत्न मिलना चाहिए फ्रेंड्स। एक भी एग्ज़ाम ढंग से पहले तो कराते नहीं है, अगर जो भी करा लें टाइम पे तो वो ढंग से हो नहीं पाता है फ्रेंड्स। तो मेरी एक कज़न ने भी पेपर दिया था, वो कह रही थी कि यूपी वाले तो पता नहीं सैटेलाइट को हैक कर सकते हैं, तो ये पेपर क्या चीज़ है फ्रेंड्स। मेरी कज़न का फ़ोन आया था कि अरे पेपर लीक हो गया है, तो मैं कहा भाई यूपी वाले कर ही सकते हैं कि यूपी वाले तो नासा की सैटेलाइट भी हैक कर सकते हैं, तो ये पेपर क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो ये इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ था फ्रेंड। 1857 की क्रांति के कारण कोई ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ था फ्रेंड। ये देखिए मैंने बता दिया है फ्रेंड। भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना का अनुपात पूछा है, तो 3,11,400 सैनिक थे फ्रेंड, और इंडिया वालों के थे 3,11,400 सैनिकों में से 2,65,900 सैनिक इंडिया के थे, तो अनुपात हुआ 1:5 फ्रेंड, 1.5 या 1:5 फ्रेंड। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों का आक्रोश का कारण नहीं था। तो ये देखिए गैर फ्रेंड, जो ये ब्राह्मण वगैरह थे फ्रेंड, तो ये काम से कतराते रहते थे। तो जो ब्राह्मण वगैरह सैनिक थे, तो ये इनको रसोई में नियुक्त कर दिया था। इन्होंने बोला तुम बंदूक वगैरह छोड़ो, तुम हमारे लिए रसोई में जाओ और खाना तैयार करोगे फ्रेंड। तो इनको रसोई में नियुक्त कर दिया था फ्रेंड। यहाँ पर वही पूछा है भारतीय सैनिकों का आक्रोश का कारण क्या नहीं था। तो कुछ लोगों को इन्होंने, जो खासकर A1 क्वालिटी के रसोइये थे, इनको किचन सौंप दिया था कि तुम किचन की देख रेख करोगे। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के बाद परिवर्तित स्थिति ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है। तो ये देखिए ये यूपी है फ्रेंड, ये यूपी लिखा हुआ है। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया फ्रेंड। तो मैंने बताया ना, तो 1857 की क्रांति हुई वगैरह हुई थी, तो जिन क्रांति हुई फ्रेंड, जिन सैनिकों ने, इंडिया के सैनिकों ने इंडिया वालों को साथ दिया था ब्रिटिश सेना को छोड़ के, तो उनको निकाल दिया था सेना से। और फिर भर्ती कहाँ से हुई थी, यूपी से हुई थी, बंगाल से, बिहार से फ्रेंड। तो यूपी के ब्राह्मणों को तत्व को बढ़ा दिया था फ्रेंड। जो यूपी के ब्राह्मण वगैरह भर्ती हुए होंगे, तो उनमें ब्राह्मण ज़्यादा भर्ती हुए गए और ब्राह्मणों को लगा दिया था इन्होंने किचन में फ्रेंड। आगे देखिए 1857 के विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था फ्रेंड। यानी कि जो राजा वगैरह थे फ्रेंड, देसी रियासतें वगैरह थी जिनको हड़पा जा रहा था, तो उनको बंद कर दिया था हड़पना। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया था। तो भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना फ्रेंड। यह देखिए 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कौन सा प्रयोग नहीं किया था। तो भारत के जो धर्म और प्रथाओं वगैरह में ये दखल कर रहे थे, तो इसको दखल करना बंद कर दिया था फ्रेंड। फ्रेंड्स तो याद रखना। आगे चलते हैं 80 नंबर। वह पहला भारतीय इतिहासकार कौन था जिसने विलुप्त को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है फ्रेंड। तो ऐसा कौन था। तो ये थे RC मजूमदार फ्रेंड। इन्होंने 1857 की क्रांति को संग्राम नहीं माना। आगे देखिए यह निष्कर्ष कठिन है फ्रेंड, यह निष्कर्ष से बचना कठिन है कि यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये RC मजूमदार ने कहा था फ्रेंड, जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया है फ्रेंड। RC मजूमदार ने क्या कहा था, जो 1857 की क्रांति थी, ये ना तो संग्राम था, ना ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा कहा था RC मजूमदार ने फ्रेंड। बैकग्राउंड में आपको पता है डिस्टर्ब हो रहे होगे आप, बट क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी पड़ोसी हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आगे देखिए कि समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो ये डिजरायली फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, डिजरायली ने कहा था। आगे देखिए 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेज के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई थी। तो बताइए ये क्या सही लिखा हुआ है फ्रेंड। तो देखिए पढ़ते, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उनमें वृद्धि भी हुई फ्रेंड। हिंदू मुस्लिम में मतलब खटास आ गई थी, इनकी फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया था।
सही है ये पहला, ठीक है ना। उसी समय उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए ए और आर दोनों सही है और व्याख्या करता है। आगे देखिए विचार कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए कथन और का कारण वाले क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस के पालतू और फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं 4-5 सालों से। आगे देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक है ना, ये बता दिया शुरू में कहानी के माध्यम से इनको मतलब सफलता नहीं मिली थी और बहादुर शाह जफर बेचारा 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, तो ये क्या सपोर्ट कर सकता था, ठीक है ना। आगे देखिए कथन क्या कहता है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह को राज पलटने में, ठीक है ना, सिपाही विद्रोह के राज को पलटने में सफल नहीं हो सका, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेजी राज को पलटने में विद्रोह सफल नहीं हो सका, ठीक है ना। दूसरा देखिए आर क्या कहता है, उदीयमान मध्यम वर्ग राज का पक्ष लिया था, ठीक है ना। ये शुरू में ही बता दिया था, मतलब आरंभ में ये विद्रोह पूरी तेज़ी से भड़का था, लेकिन विद्रोह अंग्रेजी राज को पलटने में मतलब अंग्रेजी सत्ता को पलटने में सफल नहीं हो सका, ठीक है, ये सही है। और दूसरा देखिए बुद्धिमान और जो मध्यम वर्ग था यानी कि जो साहूकार और जो पढ़े लिखे लोग थे, तो वो अंग्रेज़ों के यानी कि ब्रिटिश राज का पक्ष ले रहे थे, अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। ये दोनों सही हैं, ये देख लीजिए एक सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पूछा है, ठीक है ना, निम्न कथनों पर विचार किए, यहाँ पर सही उत्तर चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ सही तो ये दोनों है, ठीक है ना, बट स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी, ठीक है। आगे देखिए 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं था, तो ये उधम सिंह, ठीक है ना, उधम सिंह का कोई लेना देना नहीं था, इनके ऊपर कहानी सुना दी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी से संघर्ष किया था, तो ये, ठीक है, सादत खान, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या बोल रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, या फिर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो ये थे सादत खान, ठीक है। ये सब बाद में आएंगे, ठीक है। यहाँ ये तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे सादत खान, ठीक है। बाकी ये चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह को हम बाद में देखेंगे। आगे देखिए आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में भाग नहीं लिया था, तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, जो कि मैंने बता दिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, तो ये बाजीराव ने, ठीक है। आगे देखिए किसने कहा था, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था, तो ये सुरेंद्र सेन ने कहा था। आगे देखिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संविधान क्या बोल रहा हूँ मैं 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो ये थे एसएन सेन, ठीक है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह कह लो या संग्राम कह लो, निम्नलिखित में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे अधिकृत किया था, तो मैंने बताया था ना कहानी के माध्यम से, सबसे पहले इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, राजा को, यानी कि जो इनका राजा था यानी कि बहादुर शाह जफर को कब्जा कर लिया। अब वही बात है कि राजा ही हार गया या राजा ही सरेंडर कर दे, तो फिर सेना कहाँ तक लड़ेगी, ठीक है ना। आगे देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहली घटना क्या हुई थी, तो ये लाल किले, सैनिक सारे मेरठ से इकट्ठे होकर लाल किले पर यानी कि दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक है ना, ये सब बता दिया है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये मिर्ज़ा गालिब, ठीक है ना, और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आगरा में, जो कई बार पूछा है। 1857 के विद्रोह को किस नेता ने स्वयं बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था, तो ये थे वक्त खां, ठीक है ना। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना मिलान करने के लिए, तो दिल्ली से बिलोंग करते थे कौन, ये वक्त खां, ठीक है ना। आगे देखिए 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी, तो ये थे वक्त खां, ठीक है ना। भारत में शिक्षित वर्ग अंग्रेजों, ठीक है, भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, तो 1857 के विद्रोह से वो दूर ही थे, यानी कि तटस्थता बनाई हुई थी, यानी कि वो दूर ही थे, दूर डिस्टेंस बनाया हुआ था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये दोनों ही ऑप्शन रखे हैं, ठीक है ना। 1857 के ठीक बाद यानी कि ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो होता सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ ले 1857 की क्रांति से पहले, तो 1856 में हुआ था ये संथाल विद्रोह, जो यूपी पीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए या डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा है, ठीक है ना, तो याद रखना 1857 में कौन असम में, ठीक है ना, 1857 की क्रांति में असम का नेता कौन था, तो बताइए कौन था, तो ये बता दिया दीवान मनीराम दत्त थे, ठीक है ना, ये नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलिए
101 क्या कहता है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या थी अवध। और क्यों थी? क्योंकि झंडू बाम ने हड़प लिया था 1856 में अवध को, ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। 1857 के विप्लव के कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये सैयद अहमद खान, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई थी तो उसको भारतीय भाषा में लिखने वाला कौन था? तो ये सैयद अहमद खान था, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के कारण पर असबाब बागते हिंद भाषा, ठीक है, भाषा में किसी भारतीय भाषा द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? तो ये सैयद अहमद खान ने लिखी थी भारतीय पुस्तक, ठीक है, और भारतीय भाषा में लिखी थी, वो भी कौन थी? असबाब बगावत हिंद, ठीक है, और ये भारतीय भाषा में लिखी थी और इसके लेखक थे सैयद अहमद खान। आगे देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल क्यों नहीं रहा? तो ये देखिए, उनमें एकता की कमी थी, ठीक है। भारतीय राजा ब्रिटिश के तलवे चाट रहे थे। आगे देखिए, ब्रिटिश सिपाही अच्छे थे, ठीक है। ब्रिटिश की जो सेना थी वो A1 क्वालिटी की ट्रेंड सेना थी और उनके पास आधुनिक A1 क्वालिटी के हथियार थे। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने, ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? साहूकार तलवे चाट रहे थे और चाट रहे थे कौन? जमींदार, ठीक है, यानी कि 2 और 4 है क्या? ये देखिए, ये दूरी थे उस टाइम, ठीक है। अगर ये सारे मिल जाते ना तो अंग्रेजों की वाट लगा देते उसी टाइम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है जेम्स आर्टरम और W टेलर। आगे देखिए, 108 नंबर क्या कहता है? अंग्रेज राजपूत राजाओं को 1857 के विद्रोह में दबाने में सफल क्यों रहे थे? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, यानी कि जो ये स्थानीय क्रांतिकारी वगैरह थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो अंग्रेज थे वो राजपूत राजाओं में 1857 का विद्रोह दबाने में सफल क्यों हो गए थे? क्योंकि जो स्थानीय राजा वगैरह थे तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। शिक्षित भारतीयों ने भाग नहीं लिया था और ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, ठीक है, यही गलत था। आगे देखिए, उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में मुंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए थे? तो बताइए, देखिए, मुंबई और मद्रास सम्मिलित नहीं हुए थे, क्यों? वह सापेक्षित रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रह रहे थे, ठीक है। 112वां नंबर देखिए क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था। इस बात पर सब सहमत हैं। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा एक कथन, ठीक है, कौन सा एक कथन सही है या कौन सी अवधारणा सही है? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना देना, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ठीक है, यही सही अवधारणा है। आगे देखिए, 1857 में संविधानता का प्रतीक क्या था? तो ये रोटी और चपाती और कमल, ठीक है। कई जगह ये रोटी और चपाती लिखा मिलेगा, ये शुरू में ही बता देता। आगे देखिए, 1857 की क्रांति में, ठीक है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये था उबला, ठीक है, उबला के ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी सेना की बाट लगा दी, कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। आगे देखिए, ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 में विद्रोहियों से जुड़ा और उन्होंने अंग्रेजी सेना को हराया था, तो कहाँ पर? अहुआ में, ठीक है। इसका भी सेम आंसर है, अहुआ में हराया था अंग्रेजी सेना को, ठीक है। आगे देखिए, ये पूछ ले किसको हराया था? तो अंग्रेजी सेना का जो कैप्टन था, कैप्टन मैसन को अहुआ में हराया था। किसने? कौशल सिंह ने, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? तो ये पीला आयोग बनाया गया था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा 1857 क्रांति का विद्रोह समाप्त होता है, ठीक है, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा।
और थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ थी। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही कह दिया था जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया था। लगभग 118 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आने वाले पार्ट में 1857 की क्रांति खत्म हो गई है। 1857 की क्रांति के बाद जैसे हमने पढ़ा है ना कि संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। ठीक है, और बंगाल में कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आने वाले जो वीडियो होगी उसमें हम सब विद्रोहों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, A1 क्वालिटी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे विद्रोह से। ठीक है, जितने विद्रोह वगैरह हुए थे 1857 की क्रांति के बाद या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जितने विद्रोह हुए थे तो सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बता दूं जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ, एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट है। ठीक है, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, और इन सब की मास्टर वीडियो भी बना के लगा रखी है। और साथ साथ में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी NCERT की चल रही है, UP PCS के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वहाँ भी देखते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।